हेलो बच्चों, मैं अशोक कुमार बारिक आप सबको मेरा ये यूट्यूब चैनल सेल सीक्रेट में आप सबका स्वागत कर रहा हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेल। व्हाट इज सेल, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे, उसके बारे में आज समझेंगे और उसका डिस्कवरी, सेल का डिस्कवरी किसने किया था, जो साइंटिस्ट, कौन कौन जो साइंटिस्ट उसके ऊपर प्रिंसिपल दिए थे, उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बने रहें। आज हम समझेंगे why the cell is the basic unit, why the cell is the functional unit and why the cell is, how the cell is structural unit of life। आज हम समझेंगे। So what is cell? The cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. The cell was derived from Latin language cellula. So cellula means a small room. Cellula means a small room that discovered by Robert Hooke in 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में ये जो सेल डिस्कवर किया था, ये डिस्कवर सेल ना कि वो लिविंग सेल है, वो एक डेड सेल था। जब रॉबर्ट हुक ने टहलने के लिए बाहर गए थे, तब उनका एक नजर एक पेड़ के ऊपर पड़ा। पेड़ का जो बाहरी वाला हिस्सा रहता है, उसका जो आउटर लेयर, जो पार्ट रहता है, यानी कि जो बार्क, जो पेड़ का जो छिलका रहता है, उसके ऊपर उनका नजर पड़ा। वो आउटर लेयर पार्ट को लाकर वो क्या किए, अपने बनाए हुए खुद के जो माइक्रोस्कोप था, उसके अंदर वो देखे, उसका ऑब्जर्वेशंस किए। उन्हें पता चला कि ये जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, जैसे स्मॉल स्मॉल चैम्बर, स्मॉल रूम रहता है, डिवाइडेड ऐसे होके, एक चैम्बर को दूसरा चैम्बर डिवाइड होके रहता है, उसी प्रकार का ये जो उसी को देखते हुए रॉबर्ट हुक ने ये सेल को नामित किया। ठीक है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेल मल्टीसेलुलर हो सकता है और यूनिसेलुलर भी हो सकता है। जब जो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, लेकिन लाइफ सिर्फ एक ही सेल में रहता है, वो यूनिसेलुलर में रहता है। यूनिसेलुलर में पहले लाइफ रहता है, उसके बाद मल्टीप्लाई होकर क्या होता है, सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन के द्वारा हमारा ये जो बॉडी है, ग्रोथ होता है। ठीक है। सेल के जो नंबर के ऊपर, सेल का नंबर के ऊपर हमारा जो शेप एंड साइज, वो सब डिपेंड करता है। ठीक है। जैसे कि यूनिसेलुलर कौन है, एमीबा है यूनिसेलुलर। वो यानी कि यूनिसेलुलर है, उसका कुछ नेचुरल डेथ भी नहीं है, लेकिन वो कौन से शरीर में आता है, वो प्रोकैरियोटिक शरीर में आता है। तो सेल टू टाइप्स का होता है, एक तो प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होता है, वो क्या होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वेल डिफाइंड रहता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट रहता है। वो सब डिटेल्स में जब यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे तभी समझेंगे। ये समझने से पहले ये सेल डिवीजन क्या होता है, सेल डिवीजन क्या होता है पहले देखते हैं। सेल डिवीजन जो है, सेल डिवीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। सेल डिवीजन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट फॉर्म्स ए डॉटर सेल फ्रॉम द पेरेंट सेल। यानी कि डॉटर सेल जो है, वो पेरेंट सेल यानी कि एग्जिस्टिंग सेल से ही बना है। ये थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। पहले जब जर्मन बॉटनिस्ट स्लाइडर ने 1838 में एक प्रिंसिपल दिए थे, बोले थे कि नहीं, ये जो प्लांट्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, सेलुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बना है। लेकिन स्वाम ने, जर्मन ज्वेलर्स ने बताया कि नहीं, एनिमल्स का जो सेल है, वो सेल उनको एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि बाउंड करके रखता है। वो बोल रहे कि प्लांट और एनिमल्स दोनों ही सेल से ही बने हैं।
ये लेडेंस एंड स्वान, ये दोनों का प्रिंसिपल जब मिल गए तो उन्हें हम क्या बोले कि नहीं, ये होता है हमारा सेल थ्योरी। सो रॉबर्ट यानी कि रोडल्फ वर्चू ने क्या किया, एक नए प्रिंसिपल दिए कि नहीं, ये जो प्रिंसिपल है, ऑल ऑर्गेनिजम्स अराइजेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि each new cell arises from existing cell, or all organisms are made up of cell and the product of cell। यही जो आर वर्चू ने वो सिद्धांत दिया कि नहीं, ये जो सेल थ्योरी है, ये सेल थ्योरी में each new cell arises from existing cell, यानी कि पहले वाला सेल से ही दूसरा वाला पैदा होता है। ठीक है, अभी देखिए एक सेल था, वो मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गया, 2 सेल हो गया। 2 सेल का पहला वाला सेल कौन था, एक ही सेल था, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला सेल रहता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल कहा जाता है। सो ये रॉबर्ट हुक और स्लाइडेंस, रॉबर्ट हुक ने डेड सेल निकाले थे, डिस्कवर किए थे, लेकिन लिविंग सेल कौन निकाले थे, लिविंग सेल लिविंग सेल। लेकिन सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है जिनके अंदर डीएनए और प्रोटीन ये वगैरह सब रहता है। सो ये कौन डिस्कवर किए थे, ना न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये दोनों नाम पे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, सो अभी ये जो सेल थ्योरी हम समझ में आ गया। तो ये जो सेल डिवीजन है, हमारा जो बॉडी प्रोसेस है, हमारा जो बेसिक हमारा बॉडी का जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। और हम जो घर बना रहे हैं, एक एक ईटा को लेके हम एक बिल्डिंग बनाते, एक एक पत्थर को जोड़ के हम एक बिल्डिंग बनाते। तो ये इनका बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट कौन सा है, वो पत्थर ही है, वो ईटा ही है, सेल। ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। सो प्लांट और एनिमल्स ये दोनों मल्टीपल सेलुलर होते हैं, प्लांट और एनिमल्स और मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और एमीबा ये सब क्या होते हैं ना, यूनिसेलुलर हो जाते हैं। सो प्लांट सेल में जो पाया जाता है वो एनिमल सेल में नहीं होता है, जैसे कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। प्लास्टिड्स प्लांट सेल के अंदर होता है लेकिन एनिमल सेल के अंदर नहीं होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़ा वाला होता है लेकिन एनिमल सेल में स्मॉल साइज का रहता है, सभी एनिमल्स में ये नहीं पाया जाता। तो ये जो है टोटल सेल के बारे में। ओके, अभी पहले से अभी नोट डाउन कर लीजिए, सेल इज द बेसिक यूनिटी ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो सेल कहां से डिराइव किया गया है, सेल डिराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, cellula। So cellula means a small chamber, cellula means a small chamber or small room। ठीक है, cellula means a small chamber or small rooms। अभी देखिए ये सेल डिस्कवर किसने किया था, रॉबर्ट हुक डिस्कवर किए थे। ओके, डिस्कवर डेड सेल, लिविंग सेल, discovered by Lewin Huck।
So रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड डेड सेल फ्रॉम बार्क, पेड़ का जो बाहरी वाला हिस्सा से वो माइक्रोस्कोप में देखे कि ये डेड सेल कहां का रहने वाला है। अच्छा, पहले हम सेल थ्योरी से रुक गए थे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू था, इसलिए अब सेल थ्योरी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सेल थ्योरी हमने सेल थ्योरी से समझा स्लेडन और स्वान, ये दोनों का जो प्रिंसिपल मिलके होता है, क्या प्रिंसिपल, यानी कि सेल थ्योरी होता है। रॉबर्ट यानी कि जो आर वर्चू ने क्या प्रिंसिपल दिए, ऑल न्यू ऑर्गेनिजम्स, यानी कि न्यू ऑर्गेनिजम्स अराइजेस फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल्स, सो ईच न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि पहला वाला सेल से ही डॉटर सेल बनता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल होता है। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ सेल। इसके अंदर हमने ये सेल थ्योरी डिटेल्स हम समझे। अभी ये जो सेल रहता है, टू टाइप्स का सेल रहता है, सेल को दोनों यानी कि टू टाइप्स डिवाइड किया गया है, एक तो यूकैरियोटिक, अनदर इज प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में क्या है ना, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड पाया नहीं जाता है। यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, बट प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। अभी सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, अभी देखते हैं। सो यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। पहले देखिए यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस present, nucleolus are present, but in prokaryotic cell, nucleus and nucleolus are not present. So यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो यूकैरियोटिक में लार्ज साइज का जो राइबोसोम्स मिलता है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट in large size, larger size, but in prokaryotic cell, ribosomes are smaller, ribosomes are smaller than eukaryotics, ठीक है। सो न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस आर नॉट प्रेजेंट, यानी कि एब्सेंट,
ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक्स में सेल में क्या पाया जाता है, डीएनए जो है वो अरेंजमेंट लीनियर के ऑर्डर में हुआ है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो डीएनए अरेंजमेंट इज सर्कुलर। सो यूकैरियोटिक में डीएनए अरेंजमेंट कैसे हुआ है, देखिए डीएनए में यूकैरियोटिक सेल में डीएनए अरेंजमेंट इज linear and प्रोकैरियोटिक में डीएनए इज सर्कुलर। सो ये सब यूकैरियोटिक में पाया जाता है और ये प्रोकैरियोटिक, ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। इसके अलावा और क्या क्या सब है अभी देखते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है, देखिए इसके अलावा और क्या क्या है, देखिए न्यूक्लियस में क्या है ना, यूकैरियोटिक में क्या है ना, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स present, but in prokaryotics membrane bound organelles are absent, यानी कि सेल organelles are present in eukaryotic cells और absent in prokaryotic cells। यूकैरियोटिक में कौन जाता है, यूकैरियोटिक में PFA मतलब प्री फिक्स अपॉइंटमेंट, पी फॉर प्रोटिस्टा, ए फॉर फंजाई, ए फॉर एनिमल, ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं, ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं। फंजाई मल्टीसेलुलर एंड प्रोटिस्टा भी मल्टीसेलुलर और एनिमल प्लांट ये सब मल्टीसेलुलर होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या आता है, अमोएबा, उसके बाद बैक्टीरिया, ये सब क्या होता है, बैक्टीरिया अमीबा ये सब यूनिसेलुलर होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स आर यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक क्या है, यूनिसेलुलर है, उसके साथ मल्टी सेलुलर भी होता है। ठीक है। सो इनमें ये सब पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, हाँ नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी जल्दी। तो यूकैरियोटिक में क्या है, यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम present, more than 1 chromosome present। एंड प्रोकैरियोटिक में क्या है, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट। इसके अंदर और क्या क्या पाया जाता है वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो
जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है, रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। लिंगीय जनन जो लिंगीय जनन में होता है, नहीं तो अलिंगी जनन उसके अंदर होता है। जो रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में होता है वो कैसे होता है, रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन इज असेक्सुअल, ठीक है। इनमें और क्या क्या पाया जाता है, देखिए क्या क्या पाया जाता है। देखो, लाइसोजोम्स, पैराक्सीजोम्स, प्लास्टिड, देखिए प्लाज्मिड्स, नोट डाउन कर लीजिए। अभी देखिए आगे जाता हूं। हाँ, तो हमने समझा यूकैरियोटिक में मोर देन वन क्रोमोसोम रहता है और प्रोकैरियोटिक में सिंगल क्रोमोसोम रहता है। यूकैरियोटिक में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, सेक्सुअल होता है और असेक्सुअल भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। इनमें क्या होता है, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। सो उसके बाद और क्या इसमें देखिए, लाइसोजोम एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। लाइसोजोम इज द सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल, सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल, ठीक है। और जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये टू टाइप्स का रहता है, जैसे कि RER मतलब रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। उसके बाद क्या है, और क्या है यूकैरियोटिक में, पेरोक्सिजम है। पेरोक्सिजम ये से है सेंट्रियोल्स, क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म ये सब रहता है। So lysosomes, plasmids, centrioles and the nucleolus ये सब प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये सब एब्सेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद और क्या है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। पहले बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ठीक है। ये सब नोट डाउन कर लीजिए, आपका जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही काम पे आने वाला है। और बहुत सारे एग्जाम में देखा गया है कि सेल से रिलेटेड एक ना दो क्वेश्चन तो बराबर आता ही आता है, ठीक है। तो ये घर में आप सब लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन। अभ्यास योग युक्तेन वैराग्येण च गुह्यते, मतलब आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस आपका वो यानी कि याद नहीं रहेगा, आप सब भूल ही जाएंगे, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ओके, ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक सेल में ये सब पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये भी सब पाया जाता है। हमने समझा यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। इसके बाद और क्या है, देखिए न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल्स, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। कुछ सेल्स के ऑर्गेनेल्स को कैसे हम याद रखेंगे वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स आर, क्या क्या सेल ऑर्गेनेल्स हमारे अंदर पाया जाता है, सेल ऑर्गेनेल्स आर, देखिए सेल ऑर्गेनेल्स आर
एक तो प्रेम फॉर्मूला, प्रेम, पी फॉर क्या है, पेरोक्सिजम, पेरोक्सिजोम, आर फॉर राइबोसोम, ई फॉर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। और राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री बोली, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री, इसके अंदर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है किसके अंदर। देखिए, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या रहता है, जैसे कि डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और राइबोसोम रहता है, राइबोसोम रहता है। ये अपना जो पैकेजिंग सिस्टम, प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि वो खुद अपना कर रहा है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को पहले किसने डिस्कवर किया था, देख लेते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर कौन किया था, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, माइटोकॉन्ड्रिया को अल्बर्ट वन कोलिकर 1857 में किया था। ठीक है, चलो अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज अभी समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पहले तो हमने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर किसने किया था, अल्बर्ट वन कोलिकर ने किया था। किसने किया था, अल्बर्ट कोलिकर ने किया था, कोलिकर ने डिस्कवर किया था, अल्बर्ट कोलिकर डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इन 1857 को किया था। और ये माइटोकॉन्ड्रिया को हमने क्या और क्या बताते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। चलो, इट प्रोड्यूसेस ATP by oxidation process. It produces ATP by oxidation प्रोसेस के द्वारा ये माइटोकॉन्ड्रिया अपना एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, सो लिपिड कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर रहता है। सो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बारे में भी समझ में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया किसने डिस्कवर किया था, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या रहता है। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और राइबोसोम भी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोटीन सिंथेसिस खुद ब खुद कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कर रहा है, खुद ब खुद वो अपना प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। ये किन के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है और एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है। किन के अंदर मिलता है, वो प्लांट के अंदर आता है और एनिमल में भी देखा जाता है। प्लांट और एनिमल्स ये दोनों के अंदर ये देखा जाता है। अच्छा, और एक बात, माइटोकॉन्ड्रिया में जो इंटरनल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो इंटरनल यानी कि बाहरी वाला जो हिस्सा रहता है माइटोकॉन्ड्रिया का,
माइटोकॉन्ड्रिया का बाहरी वाला हिस्सा क्या बोलते हैं हमने, एक तो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला जो मेम्ब्रेन रहता है उसे हम इनर मेम्ब्रेन बाहर देखें। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम थोड़ा सा देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ये बाहरी वाला रहता है, ऐसे ही ऐसे 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 करके ऐसे 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 करके। ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर वाला पार्ट है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो पार्ट है ये इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर, ये होता है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में ये छोटा छोटा क्या होता है, ये छोटा छोटा कंपार्टमेंट रहता है। क्या रहता है, ये छोटा छोटा जो कंपार्टमेंट रहता है, कंपार्टमेंट रहता है। ये कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपार्टमेंट क्या बोलते हैं, क्रिस्टे। कंपार्टमेंट को हम क्रिस्टे बोलते हैं, कंपार्टमेंट को हम क्रिस्टे ही बोलते हैं। इसका इनके अंदर देखिए ये टोटल क्या है, ये फॉस्फोलिपिड्स है, ये टोटल फुल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसके अंदर ज्यादातर क्या मिलता है, फॉस्फोलिपिड्स मिलता है। ठीक है, सेल के अंदर से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी। सेल के अंदर से ये जो सेल है इसके अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के द्वारा, यानी कि एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, उसमें क्या होता है वो स्टोर होके रहता है। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एरोबिक जो रेस्पिरेशन उसके अंदर सेल के अंदर होता है उसके जरिए वो एटीपी प्रोड्यूस करता है। एरोबिक रेस्पिरेशन के वजह से ये सेल के अंदर से एटीपी प्रोड्यूस होता है। ये होता है जो ये डबल मेम्ब्रेन का रहता है, ये डबल मेम्ब्रेन, यानी कि ये डबल बाउंड मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। ये अभी हमारा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये सब पाया जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब पाया। और एक बात समझा देते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया था, अल्बर्ट कोलिकर ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को 1857 में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये डबल मेम्ब्रेन वाला सब्सटेंस, यानी कि ये कंपोनेंट है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी बाय ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, किस प्रोसेस पे, ऑक्सीडेशन प्रोसेस पे कर रहा है। अभी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, डीएनए रहता है, आरएनए रहता है और राइबोसोम भी रहता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, उसका जो बाहरी वाला हिस्सा को हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोला जाता है। अंदर वाला जो हिस्सा रहता है उसे इनर मेम्ब्रेन बोला जाता है। इसके अंदर देखिए छोटा छोटा कंपार्टमेंट रहता है, ये जो कंपार्टमेंट है उन्हें क्लस्टर कहा जाता है। और ये जो टोटल यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। क्या है वो सब, फॉस्फोलिपिड्स है। ये रॉड शिफ्ट में आता है, रॉड शिफ्ट ऑर्गेनल्स किस में आता है, रॉड शिफ्ट ऑर्गेनल्स आता है। देखिए ये कौन सा साइज का रहता है, रॉड शेप साइज में रहता है। किस स्किन के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर पाया जाता है और एनिमल्स के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, तभी ये जो अंदर रहता है जो डीपली फोल्डेड, ये क्या होता है, डीपली फोल्डेड रहता है। उससे क्या होता है, उसका जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसका जो सरफेस एरिया क्या होता है वो ग्रेटर हो जाता है। ऐसे ऐसे करके जो अंदर है ये उसका जो सरफेस, ग्रेटर सरफेस क्रिएट कर लेता है। ठीक है, सो फोल्डेड, डीपली फोल्डेड, फोल्ड प्रोवाइडेड ग्रेटर सरफेस एरिया टू जनरेट एटीपी, टू जनरेट एटीपी। एटीपी जनरेट करने के लिए उसे सफिशिएंट सरफेस एरिया मिल जाता है। समझ में आ गया। ये सेल के, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर, जैसे कि एटीपी। एटीपी क्या होता है, एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। व्हिच इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि
क्या है, यानी कि बाउंडेड टू मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन उनके अंदर रहता है। कहाँ पाया जाता है? प्लांट में पाया जाता है और एनिमल में पाया जाता है। इट प्रोड्यूसेस एटीपी। एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है? वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी प्रोड्यूस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से क्या होता है? एटीपी प्रोड्यूस होता है। सेल के अंदर जो होता है एनर्जी प्रोडक्शन होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होता है। लेकिन वो माइटोकॉन्ड्रिया में इन फॉर्म ऑफ एटीपी, जो एनर्जी फॉर्म होता है वो एटीपी की फॉर्म में, फॉर्मेट में वो स्टोर होके रहता है। ये टोटल ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आप सबको जानकारी है। आप थोड़ा सा एनसीईआरटी जो हमारा बुक्स है उससे थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। ये नोट और एनसीईआरटी का बुक्स थोड़ा सा टैली करके आप ये पढ़ सकते हैं। और आपका जो डाउट है, मैं समझता हूं आपका जो डाउट है ये माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये टोटल क्लियर हो चुका होगा। सो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनल्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल्स को चलते हैं। अभी थोड़ा सा ये जो डायग्राम बताया हूँ, ये सब दिया हूँ, व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया हूँ, आप सब अपने अपने कॉपी में उतार लीजिए और नोट बना लीजिए, जैसे कि आपको बहुत ही आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। जल्दी से लिखिए। ओके, सो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आते हैं अभी लाइसोसोम के बारे में आएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद लाइसोसोम समझेंगे। लाइसोसोम क्या समझेंगे? लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम को हमने क्या बोले? सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल। सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल कौन है? लाइसोसोम। लाइसोसोम है। ये बहुत सारे क्या करता है ना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को अपने अंदर स्टोर कर देता है। और ये जो ऑर्गेनल्स है वो डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनल्स है। अच्छा, लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन। लाइसोसोम क्या है? डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये कंटेन करता है क्या? लाइसोसोम। लाइसोसोम कंटेन वेरियस टाइप of digestive enzymes। digestive enzymes। देखिए, लाइसोसोम को हमने सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल कहा जाता है और ये डबल मेम्ब्रेन में आता है। डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स है। लाइसोसोम वेरियस टाइप्स ऑफ का क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कंटेन करता है। जैसे कि इसे और एक भी कहा जाता है डिस्पोजल, यानी कि वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम इन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ दी सेल कहा जाता है। तो लाइसोसोम को वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, सो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, कौन सा वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है? जैसे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स ना प्रोटियोजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लियोजेस, ग्लाइकोजेस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस एंड फॉस्फेटेजेस, ये सब अलग अलग प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। अभी लिख लीजिए कॉपी में, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। लाइपेज क्या कर रहा है? लाइपेज क्या कर रहा है? लाइपेज देखिए, लाइपेज उसके बाद क्या?
प्रोटीओजेस लाइपेज क्या कर रहा है? डाइजेस्ट लिपिड सब्सटेंसेस एंड प्रोटीओजेस डाइजेस्ट प्रोटीन सब्सटेंसेस। उसके बाद फॉस्फेटेजेस देखते हैं। फॉस्फेटेजेस डाइजेस्ट फॉस्फेट। उसके बाद और क्या आता है? उसके बाद न्यूक्लियोजेस। तो डाइजेस्ट न्यूक्लियस जब एक सेल का टाइम पूरा हो जाता है उससे लाइसोसोम क्या करता है? वो टोटल डाइजेस्ट कर देता है। वेस्ट मटेरियल समझ के उससे टोटल ही खा जाता है। कौन? लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम को हमने क्या कहा? सुइसाइडल पॉकेट ऑफ द सेल एंड वेस्ट क्या है? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में समझ में आया या नहीं आया? नीचे दिए गए कमेंट बटन में जाके आप सब लोग कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा आप सब लोग तरफ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूं और नए नए क्लास में आपका जो ये टोटल टॉपिक ला सकूं। ये लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। लाइसोसोम डबल मेम्ब्रेन होता है। लाइसोसोम कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहता है। लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट लिपिड सब्सटेंसेस। प्रोटीओजेस क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन सब्सटेंसेस एंड फॉस्फेटेज डाइजेस्ट फॉस्फेट एंड न्यूक्लियोजेस डाइजेस्ट न्यूक्लियस एंड ग्लाइकोसाइडेजेस क्या करता है? ग्लाइकोसाइडेजेस डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट ये होता है टोटल लाइसोसोम। जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिखो। जल्दी से। चलो, अभी लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। अभी क्या हुआ? लाइसोसोम कंप्लीट हो गया। लाइसोसोम इज कंप्लीट। अभी पढ़ते हैं राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या रहता है? देखिए, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी। प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल भी पाया जाता है। इससे क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल यानी कि सब्सटेंस कंपोनेंट। यूनिवर्सल कंपोनेंट कौन है यूनिवर्सल कंपोनेंट? राइबोसोम यूनिवर्सल कंपोनेंट है। प्लांट सेल में ये लार्जर साइज, देखिए प्लांट सेल में ये लार्ज साइज में आ जाता है और एनिमल में भी थोड़ा सा नहीं। प्लांट सेल में स्मॉल साइज का रहता है, लेकिन एनिमल्स में लार्जर राइबोसोम
राइबोसोम पाया जाता है। ये जो राइबोसोम्स यूकैरियोटिक में, एनिमल सेल का यूकैरियोटिक में ये जो राइबोसोम रहता है एटीएस राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम फाउंड इन यूकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक सेल में एटीएस राइबोसोम पाया जाता है। और जो प्लांट सेल जो होता है प्रोकैरियोटिक नहीं, ये भी यूकैरियोटिक है, लेकिन प्लांट सेल में क्या आता है 70s राइबोसोम आ जाता है। और ये राइबोसोम क्या करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। राइबोसोम कहाँ हेल्प करता है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही सहयोग दे रहा है सेल को राइबोसोम। ठीक है, हमारे ममाल्स के शरीर में यानी कि बॉडी में 10 मिलियन से ज्यादा राइबोसोम है। ममाल्स के अंदर, ममालियन के अंदर में कितना 10 मिलियंस ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। 10 मिलियंस ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम से भी लार्जर यूनिट रहता है, लार्जर सब यूनिटी होता है, और स्मॉलर सब यूनिट भी होता है, सब यूनिट पाया जाता है। ठीक है, इट्स ए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गन। ये क्या है, मेम्ब्रेनलेस। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस है, मेम्ब्रेनलेस organelles. Ribosomes are membraneless organelles. ठीक है, they contain 65% DNA। कितना 65% डीएनए रहता है, और जो 35% रहता है प्रोटीन। 35% रहता है प्रोटीन, 35% रहता है प्रोटीन। ठीक है, अब ये नोट डाउन कर लीजिए। और ये राइबोसोम्स मेडअप ऑफ क्या है, प्रोटीन उसके बाद आरएनए। प्रोटीन और आरएनए को मिला के ही राइबोसोम्स होता है। क्या क्या होता है, प्रोटीन्स एंड राइबोसोम्स। प्रोटीन प्लस आरएनए इक्वल टू राइबोसोम्स। ये होता है राइबोसोम्स के बारे में ये आपका जो शॉर्ट नोट आएगा, तो शॉर्ट नोट पे ये सब लाइन आपको मेंशन करना है। राइबोसोम्स इज ए मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल। राइबोसोम्स को हम यूनिवर्सल कंपोनेंट भी कहा जाता है। राइबोसोम को ये कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। और प्लांट सेल में क्या होता है, स्मॉलर साइज का रहता है, लेकिन वो 70s का रहता है। लेकिन एनिमल में जो लार्जर राइबोसोम रहता है वो 80s राइबोसोम, जहाँ की वो यूकैरियोटिक में पाया जाता है, वही 80s राइबोसोम्स फाउंड इन एनिमल सेल्स। सो एनिमल सेल, अच्छा, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही सहयोग प्रदान करता है सेल को। और हमारे जो ममालियंस के बॉडी में 10 मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स रहता है। प्रोटीन और आरएनए मिलके क्या होता है ना, राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस आरएनए, ये सब रहता है। और इनमें क्या पाया जाता है, 65% डीएनए रहता है और 35% प्रोटीन रहता है। ये टोटल आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया गया। और आगे जब क्लास लेंगे ज्यादा डीप हम जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा समझेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। ओके, हो गया, चलो ठीक है। अच्छा बच्चों, मामालियंस के अंदर कितना मिलियन का राइबोसोम पाया जाता है, 10 मिलियन।
नीचे कमेंट दे दीजिएगा। और ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिवेट होऊंगा और नए नए टॉपिक्स आपके सामने अच्छे से बोल लेके आऊंगा। मेरे से जितना हो सके मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपका डाउट क्लियर करूं। ओके, तो उसके बाद देखिए हमने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया समझे, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स। क्या क्या समझे? अभी हम समझे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम, लाइसोसोम, ये तीनों अभी हम समझे। उसके बाद और एक समझते हैं, वो क्या होता है, वैक्यूल्स। ठीक है, क्या होता है, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में क्या होता है, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन सराउंडेड रहता है, चला कॉल्ड टोनोप्लास्ट। वैक्यूल जो मेम्ब्रेनस रहता है वो उसे क्या बोला जाता है, मेम्ब्रेनस। वैक्यूल के ऊपर जो मेम्ब्रेन रहता है वो सराउंडिंग ऐसे करके रहता है, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। सो सराउंडिंग मेम्ब्रेन, सराउंडिंग surrounding membrane is surrounding membrane, okay, surrounding membrane vacuoles। ये जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन वैक्यूल्स रहता है इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट रहता है, इसके अंदर टोनोप्लास्ट रहता है। सो इनके अंदर क्या होता है ना, एक बहुत सारे फ्लूइड रहते हैं जिसके अंदर सेल शाप रहता है, उसके बाद प्रोटीन्स रहता है, मिनरल्स रहता है और एंजाइम्स रहता है, अमीनो एसिड रहता है। उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, वैक्यूल्स के अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है। इसके अंदर क्या है, एंजाइम, एंजाइम, प्रोटीन, सेल शाप, और क्या पाया जाता है, सेल शाप एंड क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड। क्या पाया जाता है, अमीनो एसिड, ये सब पाया जाता है। देखिए एनिमल सेल में भी, अच्छा, ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी। सेल को क्या प्रोवाइड करता है, वो सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड रिजिडिटी। ओके, वैक्यूल्स प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। ये एनिमल्स में पाया जाता है और प्लांट में भी पाया जाता है। नहीं, प्लांट में नहीं है वो, इंक्लूडिंग वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज रहता है, स्मॉल साइज, लेकिन ऑल एनिमल्स के अंदर ये नहीं मिलता है, ये स्मॉल साइज रहता है। देखिए वैक्यूल जो है वो स्मॉल साइज का रहता है, लेकिन ऑल एनिमल्स के अंदर नहीं होता, सब एनिमल्स में अंदर ये नहीं होता है। इन सम एनिमल्स, इन सम एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। तो देखिए ये जो वैक्यूल्स है, एक तो सराउंडिंग मेम्ब्रेन वैक्यूल्स, सराउंडिंग मेम्ब्रेन वैक्यूल्स इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अभी देखिए यहां पर और उसका काम है, क्या है, स्टोरेज अमीनो एसिड। इसके अंदर क्या स्टोर रहता है, अमीनो एसिड। जैसे कि फ्लूइड के अंदर एंजाइम रहता है, प्रोटीन रहता है, सेल शाप रहता है और अमीनो एसिड रहता है। स्टोरेज क्या करता है, वो स्टोरेज कर रहा है वो अमीनो एसिड, स्टोरेज कर रहा है वो अमीनो एसिड। जैसे कि एनिमल में जो है कि पैरामीशियम में डाइजेस्टिव वैक्यूल रहता है। पैरामीशियम क्या रहता है, देखिए इधर
पारामेशियम ये भी एनिमल्स रहता है। पारामेशियम में क्या रहता है? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। और एमीबा में क्या रहता है? एमीबा में जो फूड वैक्यूल, एमीबा में वो फूड वैक्यूल रहता है। एमीबा में क्या रहता है? फूड वैक्यूल में एमीबा में फूड वैक्यूल रहता है। सो हम समझे अभी वैक्यूल्स जो है स्मॉल साइज है, एनिमल्स के अंदर पाया जाता है, लेकिन सब एनिमल्स के अंदर पाया नहीं जाता है। उसके अंदर कुछ फ्लूइड वगैरह फ्लूइड है, वो फ्लूइड को हम फ्लूइड में क्या है? एंजाइम, प्रोटीन, सेल चाप एंड अमीनो एसिड। लेकिन स्टोरेज क्या कर रहा है? वो अमीनो एसिड स्टोरेज कर रहा है। और ये जो वैक्यूल्स क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। पैरामीशियम में कौन सा वैक्यूल दिखाया जाता है? डाइजेस्टिव वैक्यूल्स पाया जाता है। लेकिन अमीबा में क्या पाया जाता है? कौन सा वैक्यूल्स? फूड वैक्यूल्स पाया जाता है। ये सब होता है। और एक्सक्रेशन करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल जो वैक्यूल्स रहता है वो पाया जाता है। ठीक है, ये ऑल अबाउट वैक्यूल्स है। ये ऑल अबाउट वैक्यूल्स है। वैक्यूल्स किन के अंदर पाया जाता है? एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। चलो नोट बना दीजिए जल्दी जल्दी फटाफट। अच्छा, ये जो प्लांट सेल रहता है, प्लांट सेल में वैक्यूल्स कितना रहता है? 90% रहता है। प्लांट सेल में वैक्यूल क्या रहता है? 90% प्लांट सेल में ही रहता है। वो क्या करता है? 90% वैक्यूल्स जब प्लांट सेल में रहता है वो क्या करता है? न्यूक्लियस को धक्का दे देता है। न्यूक्लियस को यानी कि पेरिफेरल एरिया को, यानी कि कोने में ही उसको रख लिया, वो पेरिफेरल एरिया में वो पहुंचा देता है। पेरिफेरल एरिया में रखता है। तो देखिए, पैरामीशियम में डाइजेस्टिव वैक्यूल पाया जाता है, एमीबा में फूड वैक्यूल पाया जाता है। और 90% प्लांट सेल में वैक्यूल्स पाया जाता है। ये जो 90% ज्यादा से ज्यादा प्लांट सेल में क्या होता है? वैक्यूल्स होने की वजह से ये जो न्यूक्लियस को कोने में ही भेज देता है वो। ठीक है, और ये जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन रहता है उसको हम क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट। क्या बोल रहे हैं? टोनोप्लास्ट। इसका अंदर क्या है? फ्लूइड है। वो फ्लूइड क्या कंसिस्ट ऑफ एंजाइम, प्रोटीन, सेल सब एंड अमीनो एसिड। लेकिन वैक्यूल स्टोरेज क्या कर रहा है? अमीनो एसिड। वैक्यूल क्या प्रोवाइड कर रहा है? वैक्यूल प्रोवाइड रिजिडिटी टू सेल। एंड वैक्यूल कहाँ पाया जाता है? इन सम एनिमल्स में पाया जाता है, लेकिन वो स्मॉल साइज का रहता है। तो अभी हमने समझा ये वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स कहाँ पाया जाता है, और प्लांट में कितना परसेंट वैक्यूल रहता है, वो हम अभी समझे। अभी एक मेन टॉपिक अभी समझते हैं। मेन और क्या है? देखिए, गोल्गी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी बॉडी। देखिए, अभी गोल्जी बॉडी के ऊपर हम अभी पढ़ते हैं। ये गोल्जी बॉडी किसने डिस्कवर किया था ना? कैमिलियो गोल्जी। कैमिलियो गोल्जी जो है 1898 में डिस्कवर किए थे। कैमिलियो गोल्जी 1898 में ही ये गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किए थे। ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। क्या है ये? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है। कहां पाया जाता है? यूकैरियोटिक में पाया जाता है। कैरियोटिक सेल में पाया जाता है।
ठीक है, कहाँ पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। लेकिन देखिए ये जो गोल्गी बॉडी उसका काम क्या है, मेन फंक्शन क्या है? पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम जो प्रोटीन दे रहा है, देखिए उसका मेन काम क्या है? पैकेजिंग पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड processing of protein which formed by endoplasm reticulum, अच्छा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में ये जो गोल्गी apparatus है वो प्लांट में क्या होता है? वो फ्रीली यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए, प्लांट में वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। लेकिन एनिमल्स में क्या होता है? एक ही जगह पर वो स्टोरेज होके रह जाता है। ठीक है, तो ये अभी ये होता है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी में क्या होता है? दो फेस रहता है, एक तो सिस फेस रहता है। गोल्गी बॉडी में क्या रहता है? एक तो सिस फेस, क्या रहता है? एक सिस फेस और एक ट्रांस फेस। सिस फेस में क्या होता है? देखिए सिस फेस और ट्रांस फेस। सिस फेस में क्या होता है? वो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से सिस फेस क्या करता है? सिस फेस क्या कर रहा है? एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है। क्या कर रहा है? रिसीव प्रोटीन कर रहा है। प्रोटीन रिसीव करता है। ठीक है, और ट्रांसफेस क्या कर रहा है? ये सिस फेस का, ये सिस फेस और ये ट्रांसफेस, ये ट्रांसफेस क्या कर रहा है? ये प्रोटीन एंड लिपिड ये दोनों को पैकेज करके रेडी कर दे रहा है। प्रोटीन प्लस लिपिड ये दोनों को पैकेज कर देता है। ये दोनों को पैकेज करके बॉडी के डिफरेंट पार्ट को क्या कर रहा है? वो डिस्पैच, डिफरेंट पार्ट को डिस्पैच कर रहा है। तो अभी देखिए ये कहां पाया जाता है? गोल्गी बॉडी देखिए प्लांट के अंदर फ्रीली मूवमेंट कर रहा है। इन प्लांट गोल्गी freely distributed and in animals store one place। इसका काम क्या रहता है? देखिए ये कनेक्टेड विथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कनेक्टेड रहता है। देखिए अच्छा, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कनेक्ट रहता है, ईआर से कनेक्ट रहता है। कौन ईआर से कनेक्ट रहता है? आर ई आर, यानी कि आर ई आर, ये आर ई आर को होता है आर रॉफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। रॉफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसके साथ अटैच रहता है? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के साथ अटैच रहता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसके साथ अटैच रहता है? गोल्गी बॉडी के साथ
अटैच रहता है। ठीक है, अभी देखिए कहाँ गए, देखो प्रोटीन एंड लिपिड ये दोनों ट्रांसफेस में एंट्री किया है। प्रोटीन एंड लिपिड एंटर थ्रू सिस फेस। सिस फेस को हम क्या कहते हैं, फॉर्मिंग फेस। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, फॉर्मिंग फेस। एंड ट्रांसफेस को मैच्योर फेस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैच्योर। बच्चों ये सब टोटल नोट डाउन कर लीजिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और एक बार मैं डिस्कशन कर देता हूं। गोल्गी बॉडी डिस्कवर किसने किए थे, कैमिलियो गोल्गी 1898 पे। उसके बाद देखिए उसका जो मेन ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल से है। और प्रोटीन लिपिड पैकेजिंग और डिफरेंट पार्ट को डिस्पैच करना ये ट्रांसफेस का काम रहता है। उसका जो गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है, पैकेजिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन व्हिच फॉर्म बाय एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है, जब प्लांट पे रहता है वो गोल्गी फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड होके रहता है, लेकिन एनिमल्स में एक जगह ही वो स्टोर होके रह जाता है। अच्छा देखिए, प्रोटीन एंड लिपिड एंटर थ्रू द सिस फेस। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम रिसीव प्रोटीन एंड ट्रांसफेस से क्या होता है ना, प्रोटीन प्लस लिपिड ये दोनों को मिला के पैकेजिंग करता है। कौन, ट्रांसफेस पैकेजिंग कर देता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर वो डिस्पैच कर देता है। ठीक है, पहले देखिए एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अटैच्ड विथ रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम अटैच्ड विथ स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स, देन स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स अटैच्ड विथ गोल्गी बॉडी। सो ये सब प्रोसेस रहता है गोल्गी बॉडी का। ये गोल्गी बॉडी खुद भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है। गोल्गी बॉडी खुद भी प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। अभी ये टोटल गोल्गी बॉडी के ऊपर नोट है, आप जल्दी से जल्दी नोट कर दीजिएगा। तो अभी कंप्लीट क्या हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया, राइबोसोम कंप्लीट हो गया, लाइसोसोम कंप्लीट हो गया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद और क्या रहा देखिए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में जो रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम मॉलिक्यूल्स अटैच होके रहता है। RER में राइबोसोम अटैच होके रहता है, यानी कि सटा हुआ रहता है। लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में राइबोसोम सटा हुआ नहीं रहता है। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या कर रहा है, लिपिड सिंथेसिस कर रहा है। ये क्या कर रहा है, देखिए ये लिपिड सिंथेसिस करेगा, लिपिड सिंथेसिस। लेकिन RER क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। देखिए वाले अच्छे से देखिए। और ये जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या कर रहा है, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। यानी कि देखिए आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ज्यादा से ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, वो उससे ये सब टॉक्सिक सब्सटेंसेस रहते हैं, तो उसे डिटॉक्सिफाई कौन करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये उसे डिटॉक्सिफाई कर रहा है। ठीक है, सो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम ये सब कंप्लीट हो गया। और फाइनल और एक मेन चीज है वो है न्यूक्लियस। अभी देख लेते हैं न्यूक्लियस क्या रहता है। न्यूक्लियस फटाफट न्यूक्लियस क्या है, देखो न्यूक्लियस कहां पाया जाता है,
सेल ये होता है सेल, इसके अंदर सेंटर में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस। सेंटर में क्या पाया जाता है? सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। इससे हम क्या बोलते हैं? इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये कंट्रोलर ऑफ द सेल कौन डिस्कवर किए थे? 1833 में रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किए थे। उनका जो फंक्शन न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? देखिए न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? देखिए न्यूक्लियस किन में हेल्प करता है? न्यूक्लियस एक तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, उसके बाद रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए भी बहुत ही हेल्प करता है। सिंथेसिस ऑफ आरएनए भी कर रहा है। ठीक है, ये सब टोटल रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहता है? देखिए अंदर रहता है क्या? ये जो अंदर रहता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारा एंजाइम पाया जाता है। वो न्यूक्लियोप्लाज्म जस्ट लाइक ए जेली लाइक सब्सटेंसेस, जेली लाइक फ्लूइड रहता है, जेली लाइक फ्लूइड रहता है। ठीक है, सो सेल का जो सेंटर में जो रहता है वो है न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ द सेल यानी कि इट इज द कंट्रोलर ऑफ द सेल। ये तो सेंटर में रहा न्यूक्लियस के अंदर क्या रहा? देखिए न्यूक्लियस के अंदर देखिए न्यूक्लियर देखिए डीएनए, ये सब क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी पाया जाता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है ना? इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में क्या रहता है? देखिए इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में यह क्या है? सम न्यूक्लियर पोर भी रहता है। न्यूक्लियर पोर यानी कि कुछ बाहर से आ सके, कुछ सब्सटेंसेस एग्जिट करने के लिए वो न्यूक्लियर पोर ये है न्यूक्लियस। पहले देखिए न्यूक्लियस प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर जो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म रहता है। जब यह यहाँ पर देखिए जो क्रोमोसोम रहता है, लैटरल सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन के बाद लैटरल सेल डिवीजन गेट कंडेंस क्रोमोसोम्स, देखिए डीएनए कंडेंस and becomes ठीक है। सो ये होता है हमारा न्यूक्लियस के बारे में ये सब जानकारी नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा, अभी इनके अंदर क्या होता है ना? न्यूक्लियोलस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोलस क्या है ना?
nucleolus is membraneless and it also synthesis rRNA. rRNA is synthesis. rRNA synthesize. अच्छा, at the cell divisions जेनेटिक मटेरियल्स क्या है? जेनेटिक मटेरियल्स डीएनए एंड प्रोटीन. जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन इनसाइड द न्यूक्लियस, डीएनए प्लस प्रोटीन. डीएनए प्लस प्रोटीन होता है जेनेटिक मटेरियल. वो क्या होता है ना, गेट कंडेन्स, DNA get condense and becomes Sutter, form chromosomes, becomes Sutter and Sutter forms chromosomes. हम पढ़ते थे अभी यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 1 सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है. अभी ये हो गया. यूजुअली 1 न्यूक्लियस पर सेल, कभी कभी कहाँ कभी डबल न्यूक्लियाई दिखा जाता है. इनिशिएट क्या कर रहा है? सेल डिविजन्स, रिप्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ आरएनए. जैसे कि देखिए एक कंपनी में जो सीईओ रहता है, न्यूक्लियस आज ए सीईओ. कंपनी में सीईओ का रूल चलता है, कंपनी में सीईओ का डिसीजन चलता है. कंपनी में सीईओ जैसे ऑर्गेनाइज करेगा कंपनी वैसे ही चलेगा. सो ये जो न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ द सेल को कंट्रोल करता है. जैसे कि घर में आपके ऊपर कंट्रोल कौन लगाता है? पापा लगाते हैं ना. घर के अंदर आपके ऊपर कंट्रोल कौन लगाता है? पापा लगाते. तो सेल के अंदर कंट्रोलर कौन लगाता है? न्यूक्लियस लगाता है. ठीक है, ये टोटल ऑल अबाउट न्यूक्लियस रहता है. न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? एक तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कितना होता है? देखिए बाहरी वाला जो हिस्सा रहता है वो क्या होता है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और भी अंदर का जो रहता है वो इनर मेम्ब्रेन रहता है. लेकिन बीच वाला जो रहता है पेरी सेमी, यानी कि न्यूक्लियर पोर रहता है. ये क्या है? न्यूक्लियर पोर. ठीक है, ये सब होता है हमारा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के बारे में ये टोटल डिटेल्स है. आप ये सब नोट में लिख लीजिए और एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है. ये न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, वैक्यूल्स, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी. अभी हमने तो ये सब डिस्कशन कर दिए कि न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के बारे में डिस्कशन हो गया. अभी देखते हैं थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में. सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर लेयर रहता है, जिसके अंदर 65% क्या रहता है, यानी कि 55% प्रोटीन रहता है और 40% जो रहता है वो लिपिड रहता है, और कार्बोहाइड्रेट जो रहता है टोटल 5% रहता है. उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है. साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड रहता है जिसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग कर रहे थे. ठीक है, सो ये हमारा जो है सेल का स्ट्रक्चर के बारे में ऑल अबाउट हमने डिस्कस कर दिए. अभी देखिए सेल का फंक्शन क्या है. सेल then helps in reproduction. Cells also provide us energy. Cell also cell is also a hereditary unit of life. So ये टोटल सेल डिवीजन में आ जाते हैं. सो अभी देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं. जैसे कि फ्लूइड मोजाइक मॉडल of plasma membrane is composed of क्या है? फॉस्फोलिपिड्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन. ये 1998 में आया था ये क्वेश्चन. 1998 पे क्या आया था ना, फ्लूइड मोजाइक मॉडल
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ कौन सा सब्सटेंसेस रहता है? फॉस्फोलिपिड्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, व्हिच सेल ऑर्गेनेल्स इज रिस्पांसिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू ओटीपी। हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया में कि एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से क्या बनता है? वो टोटल माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो इन फॉर्म ऑफ एटीपी में स्टोर रखता है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसका सही आंसर है, जो कि 2017 में आया था, नीट में आया था। सेलुलर टोटिपोटेंसी, सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है? ये यानी कि देखिए सेलुलर जो टोटिपोटेंस, एक सेल से हम एक नया जो प्लांट बना सकते हैं, नया जो प्लांट बना सकते हैं, जैसे कि जाइगोट से हम बनते हैं, सिंगल सेल टू फॉर्म ए कंप्लीट यानी कि इंडिविजुअल्स, वैसे ही जनरेट होल बॉडी, जनरेट होल बॉडी, होल प्लांट बॉडी फ्रॉम ए सिंगल सेल, दैट इज टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी डिस्कवर किसने किए थे? हावलैंड ने टोटिपोटेंसी डिस्कवर किए थे। टोटिपोटेंसी जो रहता है, टोटी मीन्स टोटल और पोटेंसी, ठीक है, पोटेंशियल, सो ऑफ ए सिंगल सेल, ये होता है टोटिपोटेंसी, ठीक है। तो टोटिपोटेंसी इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑल प्लांट, टोटिपोटेंसी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय ऑल प्लांट, ये 2003 में ये क्वेश्चन आया था। राइबोसोम्स इज एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस इन एनिमल सेल, वो भी सही है। राइबोसोम्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में क्या होता है? रॉफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस किया जाता है, ठीक है, रॉफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसिस होता है। उसका जो सही आंसर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, ठीक है। स्ट्रक्चर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल एंड इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे, इसका जो आंसर है प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो क्वेश्चन आया था 2010 में आया था। तो इसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में, टेलोमेयर ऑफ यूकैरियोटिक्स क्रोमोसोम्स कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ डैश, कौन सा है? गुआनाइन रिच रिपीट, गुआनाइन रिच रिपीट। और जो केमियोसोमैटिक्स थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन कौन से प्रोटीन ग्रेडियंट, प्रोटीन ग्रेडियंट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। अभी ये जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बहुत सारे, यानी कि नीट में ये सब क्वेश्चन पहले आया था, 1998 में आया था, 2017 में आया था, 2003 में आया था, 2000 में आया था, 2010, 2004, ये सब टोटल क्वेश्चन आया था। और क्या क्या क्वेश्चन इस यूनिट से आता है अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए इन बैक्टीरिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन, इन बैक्टीरिया साइट ऑफ रेस्पिरेशन, ये कहां पर देखा जाता है? मेजोजोम में देखा जाता है। बैक्टीरिया के अंदर जो मेजोजोम रहता है उसके अंदर ये दिखा जाता है, ठीक है। सो ऑर्गेनेल्स विद इन नॉन ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स विद इन an ऑर्गेनेल्स, इसका आंसर क्या होगा? ऑर्गेनेल्स विद इन an ऑर्गेनेल्स, ये होगा राइबोसोम, ठीक है। क्योंकि देखिए
क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम होता है। उसके बाद देख नहीं, क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए फाउंड। ठीक है। सो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, क्लोरोप्लास्ट में अंदर डीएनए पाया जाता है, वो ट्रू है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो डीएनए पाया जाता है, ट्रू है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम सिंथेसिस के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो खुद ब खुद प्रोटीन सिंथेसिस कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए सेल साइकिल। सेल साइकिल से भी बहुत क्वेश्चन आ रहा है। और पहले ये देख लीजिए, कॉमन बिटवीन प्लास्टिड के अंदर, प्लास्टिड का जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखिए, प्लास्टिड से क्वेश्चन है। प्लास्टिड मैंने बताया था पहले, प्लास्टिड जो रहता है उसके अंदर जो पिगमेंट रहता है वो एक तो क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ये जो तीनों प्लास्ट रहते हैं, इसके अंदर कॉमन कौन सा रहता है? कॉमन रहता है स्टोरेज स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन। ये तीनों क्या रहता है कॉमन? स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों स्टोर रहता है, भी नहीं चल रहा है, स्टोर इन क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, उसके साथ क्लोरोप्लास्ट। देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। ठीक है। तो ये तीनों के अंदर, यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये कॉमन चीज रहता है, उनके अंदर स्टार्च, लिपिड और प्रोटीन स्टोर होके रहता है। ठीक है। अभी देखिए ये टोटल आपका जो क्वेश्चन है, यानी कि यूनिट ऑफ लाइफ से ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बारे में और कुछ टोटल जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे और टोटल ऑप्शन वाइज देखेंगे कौन सा ऑप्शन किस पे बैठता है। ठीक है। आज का ये सेशन यदि आपको अच्छा लगा है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें और पढ़ते रहें। टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।